हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। सबसे पहले जीएसटी का परिचय और वैश्विक स्थिति की बात करें। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? वस्तु एवं सेवा कर मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम होता है। बात करें दुनिया में पहला देश कौन सा था जिसमें जीएसटी लागू किया गया? वो देश था हमारे फ्रांस। तो फ्रांस में वर्ष 1954 में जीएसटी लागू किया गया था। कब? 1954 में फ्रांस में हमारे जीएसटी लागू किया गया था। वैश्विक स्थिति की बात करें तो वर्तमान में 160 से अधिक देशों ने जीएसटी प्रणाली को अपना रखा है। दुनिया में कितने? 160 देश से अधिक देशों ने क्या जीएसटी प्रणाली को अपना रखा है। भारत की बात करें तो भारत में जीएसटी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें। जीएसटी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को हमारे जीएसटी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया कहा जाता है। मॉडल के आधार की बात करें तो भारत का जीएसटी कनाडा के दोहरे जीएसटी मॉडल ड्यू जीएसटी मॉडल पे आधारित है। आप इसे याद रखेंगे। भारत का जीएसटी मॉडल क्या हमारे कनाडा के दोहरे जीएसटी मॉडल पे आधारित है। पहली अनुशंसा की बात करें तो भारत में जीएसटी लागू करने की पहली आधिकारिक सिफारिश किसने की थी? विजय केलकर टास्क फोर्स। क्या विजय केलकर टास्क फोर्स समिति के द्वारा 2003 में की गई थी। आप इसे याद रखेंगे। और इस समिति का गठन कब किया गया था? 2002 में। तो 2002 में गठित विजय केलकर टास्क फोर्स समिति के द्वारा जीएसटी लागू करने की पहली बार सिफारिश की गई थी। कब? 2003 में। तो सिफारिश तो 2003 में की गई थी। समिति का गठन 2002 में किया गया था। आरंभिक घोषणा की बात करें तो वर्ष 2006-7 के केंद्रीय बजट में पहली बार जीएसटी लागू करने की घोषणा की गई थी। कब? 2006-7 के केंद्रीय बजट में पहली बार जीएसटी लागू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में सहमति नहीं बन पाई, इसलिए इसे लागू नहीं कर पाया। ये केंद्र राज्य के बीच में सहमति नहीं बन पाई, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सका। बात करें संवैधानिक प्रावधान की और क्रियान्वयन की बात करें तो संविधान संशोधन किया जाता है। वर्ष 2016 में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है और इसके तहत भारत में जीएसटी लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। क्या? जिसने क्या किया? भारत में जीएसटी लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया। पहले राज्य की बात करें तो जीएसटी बिल विधेयक का अनुसमर्थन रेक्टिफिकेशन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम। आप इसे याद रखेंगे। जीएसटी बिल का अनुसमर्थन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? असम राज्य। लागू करने की तिथि की बात करें तो पूरे भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ था। कब से? 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी प्रभावी हो गया। बात करें जीएसटी के अंतर्गत कौन-कौन से कानून शामिल किए गए हैं, उनकी बात करें। तो जीएसटी के अंतर्गत कौन-कौन से कानून शामिल है? तो वर्ष 2017 में जीएसटी को कानूनी स्वरूप प्रदान करने के लिए क्या जीएसटी को कानूनी स्वरूप प्रदान करने के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा बहुत सारे कानून पारित किए गए। बात करें कानून की तो कौन-कौन से कानून थे? तो केंद्र सरकार के द्वारा पारित अधिनियम की बात करें, संसद में पारित हुए थे, उनकी बात करें। पहला कानून था सीजीएसटी एक्ट 2017। एक्ट का नाम क्या? सीजीएसटी एक्ट 2017, जिसका नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। क्या? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम। दूसरा एक्ट हमारा आईजीएसटी एक्ट 2017 मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, मतलब 2017 का एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम मतलब अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए ये कानून बनाया गया था। फिर यूटीजीएसटी एक्ट 2017 की बात करें, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट मतलब संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए था ये। और जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, तो वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को प्रतिकर अधिनियम, राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए अधिनियम लाया गया था। तो इस तरह से हमने देखा केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे अधिनियम या एक्ट पारित किए गए थे संसद के माध्यम से। तो 4 एक्ट थे। कौन कौन से? सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट और जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। बात करें मेरे राज्य सरकारों की तो राज्य सरकार के द्वारा पारित अधिनियम की बात करें तो उन्होंने विधानसभा में पारित किया था। तो एसजीएसटी एक्ट, स्टेट जीएसटी एक्ट की बात करें तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र में या प्रत्येक राज्य की विधानसभा ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र में राज्य स्तर के करों को समाहित करने और कर वसूलने के लिए राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम पारित किया था। राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम पारित किया था। अब हम बात करें जीएसटी में कौन कौन सी करों को समाहित किया गया। पहले चलने वाले बहुत सारे कर थे। क्या पहले बहुत सारे कर चलते थे, उनको बंद करके या उनको समाहित करके एक ही कर बनाया गया। कौन सा? जीएसटी कर। तो बात करें केंद्रीय कौन-कौन से कर थे जिनको इसके अंदर समाहित किया गया था, जैसे हमारा केंद्रीय उत्पाद कर, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, सेवा कर, सर्विस टैक्स,
अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे काउंटर वैलिंग ड्यूटी कहते हैं। अतिरिक्त सीमा शुल्क मतलब काउंटर वैलिंग ड्यूटी, सीमा का विशेष अतिरिक्त शुल्क जो हमारे केंद्रीय कर है जिसको जीएसटी में शामिल किया गया था। राज्य के कर की बात करें, राज्य का वैट है तो ये मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स। केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स। हमारे चुंगी कर मतलब ऑथराइज ड्यूटी। खरीद कर मतलब परचेज टैक्स। विलासिता कर मतलब लग्जरी टैक्स, मतलब लॉटरी, सट्टेबाजी या जुआ पर कर। तो ये हमारे क्या राज्य के कर है जिनको जीएसटी में शामिल किया गया था। अब हम देखेंगे जीएसटी से बाहर रखे जाने वाले कर। जीएसटी से कौन कौन से कर है जिनको बाहर रखा गया है। तो पेट्रोलियम उत्पाद, इन पर उत्पाद शुल्क लगता है। और टर्बाइन फ्यूल, इन पर हमारा क्या पेट्रोलियम उत्पाद पे तो उत्पाद शुल्क लगता है। और टर्बाइन फ्यूल इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। मानव उपयोगी जो अल्कोहल उत्पाद है उनको विद्युत शुल्क, स्थिर प्रॉपर्टी पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क है। हमारे तंबाकू उत्पादों को जीएसटी में शामिल किया गया है, लेकिन इन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क एक्साइज टैक्स भी लगेगा। तो हमारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, एक्साइज टैक्स भी इसे लगेगा। तंबाकू उत्पादों को जीएसटी में शामिल किया गया है। फिर आता है हमारा कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क। तो इसी तरह से हमने क्या एक चार्ट के माध्यम से इसको बनाया है। चार्ट के माध्यम से क्या केंद्रीय करों में केंद्रीय कौन कौन से केंद्रीय कर है, कौन कौन से राज्य के कर है और जीएसटी से बाहर रखे जाने वाले कर ये है। केंद्रीय कर में हमारे केंद्रीय उत्पाद कर, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क और हमारे सीमा का विशेष अतिरिक्त शुल्क ये है जिनको जीएसटी में शामिल किया गया। राज्य के कर में सीमा का वेट, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी कर, खरीद कर और विलासिता कर, इनको हमारे जीएसटी में शामिल किया गया है। और बाहर की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पाद कर, मानव उपयोगी अल्कोहल पे कर, विद्युत शुल्क, स्थिर प्रॉपर्टी पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी शुल्क और तंबाकू उत्पाद और सीमा शुल्क, इनको क्या हमारे जीएसटी से बाहर रखा गया है। अब हम देखेंगे भारत में जीएसटी की कौन कौन सी विशेषताएं, उनकी बात करें तो ये आपूर्ति पर आधारित है, सप्लाई बेस्ड टैक्स है। जीएसटी की बात करें तो ये आपूर्ति पर आधारित मतलब सप्लाई बेस्ड टैक्स है। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री या फिर निर्माण की बजाय क्या जीएसटी क्या वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री या फिर निर्माण की बजाय उनकी आपूर्ति पर आपूर्ति आरोपित किया जाता है। मतलब ये जहां पे बिकता है जीएसटी वहीं मिलता है। आप इसे याद रखेंगे, जीएसटी उसी राज्य को मिलेगा जहां पे सामान बिकता है, न कि जहां पे सामान का उत्पादन किया गया है या फिर निर्माण किया गया है, वहां पे जीएसटी नहीं मिलता है। व्यापक कर की बात करें कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, तो ये एक व्यापक कर प्रणाली है। क्यों? क्योंकि इसने केंद्र और राज्य सरकारों के लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों इनडायरेक्ट टैक्सेस को स्वयं के अंदर समाहित कर लिया है। बहुस्तरीय कर की बात करें मल्टी स्टेट टैक्स की, तो इसे आपूर्ति श्रृंखला मतलब सप्लाई चेन के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है। इसे हमारे क्या सप्लाई चेन या आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है। मूल्य संवर्धित कर की बात करें वैल्यू एडेड टैक्स की, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी की सुविधा की वजह से, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, आईटीसी की सुविधा की वजह से जीएसटी केवल प्रत्येक स्तर पर होने वाले मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन पर ही लगता है। आप इसे याद रखें किसकी वजह से, इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा की वजह से। केवल वैल्यू एडिशन होता है उसी पर टैक्स लगता है, हमारे मूल जो वस्तु की कीमत पर टैक्स नहीं बढ़ता है। बात करें जीएसटी, जीएसटी कितने प्रकार का होता है, जीएसटी की संरचना की बात करें तो ये 3 प्रकार का है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीजीएसटी। बात करें इसकी, सबसे पहला होता है हमारे सीजी अंतरराज्यीय आपूर्ति की बात करें, इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात करें तो इन कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब अंतर राज्यीय आपूर्ति, जब वस्तु या सेवा की आपूर्ति एक ही राज्य के भीतर होती है। कहाँ? वस्तु या सेवा की आपूर्ति का एक ही राज्य के भीतर होती है, तो उस पर सीजीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा, एसजीएसटी राज्य सरकार के द्वारा दोनों लगाए जाते हैं। और इसे जीएसटी की दोहरी संरचना ड्यूल स्ट्रक्चर कहते हैं, जो हमने कनाडा के स्ट्रक्चर से लिया है। वहाँ पे सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, जीएसटी की दोहरी संरचना कहते हैं। फिर अंतर राज्य की बात करें, इंटर स्टेट सप्लाई की बात करें, जब आपूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में की जाती है तो उस पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, आईजीएसटी लगता है। और इंटीग्रेटेड जीएसटी की दर सीजीएसटी और एसजीएसटी के योग के बराबर होती है। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को मिला करके लगती है। भारत में आईजीजीएसटी आईजीएसटी लागू करने और इसे कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। आप इसे याद रखेंगे, आईजीएसटी लागू करने और इसे कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। और ये दो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को मिला के लगता है। आयात इंपोर्ट की बात करें तो भारत में वस्तुओं और सेवाओं के आयात को भी, क्या भारत में वस्तुओं और सेवाओं के आयात को भी अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाता है। क्या माना जाता है? अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाता है, और इस पर भी हमारे क्या आईजीएसटी लगता है। फिर बात करें डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स की, बात करें गंतव्य आधारित कर की बात करें तो जीएसटी एक गंतव्य या फिर उपभोग आधारित कर है। जीएसटी का एक गंतव्य या फिर उपभोग आधारित कर है, जिसका मतलब है कि अंतर्राज्यीय व्यापार आईजीएसटी की स्थिति में, अंतर्राज्यीय व्यापार मतलब आईजीएसटी की स्थिति में
आईजीएसटी की स्थिति में कर का कर का राज्य वाला हिस्सा जो एसजीएसटी उस राज्य को मिलता है। आईजीएसटी की स्थिति में कर का राज्य वाला जो हिस्सा होता है एसजीएसटी उस राज्य को मिलता है जहाँ वस्तु का या फिर सेवा का उपभोग मतलब कंजप्शन हुआ है, मतलब जहाँ बिकी है वहाँ पे जो एसजीएसटी वाला हिस्सा उसी राज्य को मिलेगा, न कि उस राज्य को जहाँ पे उसका उत्पादन या प्रोडक्शन हुआ है। तो इस तरह से एक उदाहरण से देख लें कि जैसे मान लीजिए गुजरात में किसी कार का उत्पादन किया गया और वो कार बिकने के लिए कहाँ आती है हमारी, यदि कार गुजरात में ही बिकती है, गुजरात में बनती है कार और गुजरात में ही बिकती है, तो उसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगे और एसजीएसटी वाला हमारे राज्य को मिल जाएगा और सीजीएसटी हमारे सेंटर को मिल जाएगा। यदि कार गुजरात में बनी है और वो बिकने के लिए कहाँ आ जाती है, राजस्थान में आ जाती है। तो राजस्थान में आने के बाद उसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेंगे, बल्कि क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। और आईजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को मिला करके होता है और इसको वसूलने का काम कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार हमारी राजस्थान के अंदर आईजीएसटी वसूलेगी और इसमें सीजीएसटी का हिस्सा है वो तो अपने पास रख लेगी और एसजीएसटी का हिस्सा गुजरात को नहीं देगी। किसको, गुजरात को नहीं देगी, बल्कि किसको देगी, हमारे राजस्थान की सरकार को देगी। तो इसको हम कहते हैं हमारे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब जहाँ पे वस्तु का कंजप्शन हुआ है वहां पे टैक्स लगेगा और उसी राज्य को उसका हिस्सा मिलेगा। भारत की बात करें, भारत में जीएसटी की दरें कितनी होती है, भारत में जीएसटी की मुख्य दरों की बात करें तो मुख्य दरें हमारी 5 है। एक तुम्हारा 0, फिर 5, फिर 12, 18, 28, ये 5 दरें। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे सोने पर 3% टैक्स लगता है, कीमती पत्थर पर 0.25% टैक्स लगता है और जीएसटी कंपोजिशन स्कीम है उसके तहत 1 से 3% तक टैक्स लगता है। तो इसके कुछ छोटे-मोटे अपवाद है, बाकी हमारे नॉर्मली तो 5 दरें हैं। बात करें अभी लेटेस्ट में जीएसटी 2.0 सुधार हुए हैं, उसकी बात करें तो वर्तमान समय में मतलब मई 2026 में भारत में जीएसटी की दरों में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। सरकार के द्वारा लागू की गई जीएसटी 2.0 सुधार 22 सितंबर 2015 से प्रभावी के तहत कर ढांचे को अत्यधिक सरल बना दिया गया है। पुरानी 12 और 28% की दरों को घटा करके अब मुख्य रूप से नए स्लैब जारी किए गए हैं। क्या हमारे 12 और 28% की दरें थी उनको हटा दिया गया है और नए स्लैब जारी हुए हैं। तो मुख्य दरें कौन सी है, इसकी बात करें जीएसटी 2.0 की बात करें, इसमें एक श्रेणी आती है कौन से, 0% कर, जिसे कर मुक्त या नील रेटेड कहते हैं। तो ये स्लैब अत्यंत आवश्यक वस्तुएं और सेवाओं के लिए होते हैं। मतलब ये किसके लिए होता है, अत्यंत आवश्यक और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए होता है। जैसे खुले खाद्य पदार्थ, जैसे हमारे ताजे फल है, सब्जियां, दूध, दही, रोटी, ये जो हमारे खुले खाद्य पदार्थ है उन पे 0% जीएसटी लगता है। जीवन रक्षक दवाइयाँ, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, शिक्षा सामग्री जैसे कॉपियां, मैप्स, पेंसिल और कृषि संबंधी जो बुनियादी वस्तुएं हैं उन पे हमारे 0% जीएसटी लगता है। बात करें मेरिट दर, मेरिट रेट की बात करें, 5% है। तो ये दर क्या आम उपभोग और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लागू होता है। क्या आम उपभोग और दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं होती हैं उन पे लागू होता है। जैसे कौन-कौन सी वस्तुएं, जैसे पैकेट बंद खाद्य पदार्थ, जैसे पैकेट पनीर, नमकीन, तो इन पर लगता है 5% जीएसटी। घरेलू उत्पाद जैसे हमारे साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल या 2500 रुपए तक के कपड़े, जूते, साइकिल, ट्रैक्टर के पुर्जे, चिकित्सा उपकरण मतलब थर्मामीटर या फिर हमारे जो रेस्टोरेंट की सेवाएं होती है इन पे हमारा 5% जीएसटी लगता है। तो 5 के बाद सीधा 18% पे आ जाता है, जिसे हम स्टैंडर्ड रेट कहते हैं। 12% की दर को खत्म कर दिया गया है। तो अधिकांश उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं इसी स्लैब में आती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं क्या आती है, इसी स्लैब में आती हैं। और पुरानी व्यवस्था के 28% स्लैब की कई वस्तुओं को सस्ता करके इसमें 18% में शामिल कर लिया गया है। बात करें कौन कौन से सेवाएं और वस्तुएं हैं जिसको हमारे 18% में शामिल किया गया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे हमारे एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, छोटी छोटी कारें मतलब 1200 सीसी तक की कारें हैं। मोटरसाइकिल की बात करें तो 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल है। या फिर हमारे सीमेंट, ऑटो पार्ट्स, टेलीकॉम और बैंकिंग सेवाएं, इनको हमारे 28% से घटा के कितना, 18% में ला दिया गया है। बात करें 40% हमारी अगली कैटेगरी, जिन्हें हम विलासिता या हानिकारक वस्तु कहते हैं, लग्जरी और सिन गुड्स कहते हैं, उनकी बात करें तो ये हमारे उच्चतम दर, ये उच्चतम दर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और अत्यधिक विलासिता वाली जो वस्तुएं होती है उन पर लगाई जाती है। पहले इन पर 28% प्लस सेस लगता था, अब सीधा इस पे क्या हमारे 40% टैक्स लगता है। कितना, 40% टैक्स जीएसटी लगता है। कौन कौन सी सेवाएं इसमें, जैसे हमारे पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, एरेटेड या कार्बोनेटेड पेय, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, लग्जरी कारें, व्यक्तिगत विमान, हाई एंड प्रीमियम मोटरसाइकिल, जैसे हमारे 350 सीसी से ऊपर की जो मोटरसाइकिल है वो सब हमारी विलासिता और हानिकारक वस्तुओं में शामिल होती है, जिन पे हमारे 40% जीएसटी लगता है।
और हमने पहले ही देख लिया था कुछ विशेष दरें हैं, जैसे हमारे 3% सोने पे लगता है, चांदी, प्लेटिनम, इमिटेशन जो आभूषण है उन पे हमारा 3% जीएसटी लगता है। 0.25% की बात करें तो बिना तरासे हुए पत्थर जो रफ डायमंड होते हैं, ये प्रीसियस स्टोन होते हैं, उन पे 0.25% टैक्स लगता है। तो बात करें एक स्कीम की, एक स्कीम हमारे कौन सी, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। तो बात करें इस स्कीम की, तो योजना का उद्देश्य क्या है? जो हमारे छोटे करदाता हैं उनको जीएसटी की जटिल औपचारिकता से बचाना। इसका उद्देश्य क्या है? हमारे जीएसटी की जटिल औपचारिकता से बचाना और अनुपालन मतलब कंप्लायंस को आसान बनाना। इसके तहत व्यापारियों को अपने टर्नओवर का एक निश्चित प्रतिशत टैक्स के रूप में चुकाना होता है। इसके तहत क्या होता है? व्यापारियों को अपने टर्नओवर का एक निश्चित प्रतिशत टैक्स के रूप में चुकाना होता है। बात करें इस पंजीकरण के लिए टर्नओवर की सीमा, जीएसटी में पंजीकरण के लिए क्या टर्नओवर की सीमा की बात करें तो वस्तुओं और व्यापारियों या वस्तुओं के व्यापारियों और निर्माताओं के लिए, जो वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं ऐसे व्यापारी या निर्माताओं के लिए वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक। विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं जैसे हमारे पूर्वोत्तर राज्य, इनके लिए सीमा 75 लाख रुपए रखी गई है। सेवा प्रदाताओं के लिए बात करें, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वार्षिक टर्नओवर 50 लाख रुपए तक का तय किया गया है। आप इसे याद रखेंगे। जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य रखा गया है। सेवा प्रदाता के लिए तो 50 लाख रुपए और वस्तुओं के निर्माणकर्ताओं के लिए 1.5 करोड़ रुपए। यदि पूर्वोत्तर राज्य में है तो सीमा कितनी रखी गई? 75 लाख रुपए रखी गई है। फिर बात करें योजना के तहत टैक्स की दरें क्या है। जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम है, इसके तहत जो ये योजना है, इसके तहत टैक्स की दरें क्या होगी? तो व्यापारी और निर्माता के अंदर बात करें, ये व्यापारी और निर्माता मतलब ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के अंदर बात करें तो कुल टर्नओवर का 1%, जिसमें 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी लगेगा। रेस्टोरेंट सेवाओं की बात करें, जो शराब नहीं पिलाते, शराब नहीं परोसते, उनके कल कुल टर्नओवर का 5%, जिसमें 2.5% तो सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी लगेगा। बात करें अन्य सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर है, उनके टर्नओवर का कुल 6% मतलब 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी लगेगा। बात करें ईंट निर्माता, जैसे हमारे कुछ विशेष श्रेणियां हैं, उन्हें हाल में 6% की दर से निर्धारित किया गया है। जो ईंट निर्माता की श्रेणियां हैं, तो इनको क्या पहले किसी में शामिल नहीं किया जाता था, अब कुछ विशेष श्रेणियों के लिए हाल ही में 6% की दर निर्धारित की है। तो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के बारे में देख लिया हमने। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था की बात करेंगे, आईटीसी की व्यवस्था के बारे में। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर आईटीसी का मूल अर्थ क्या है? तो जीएसटी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आईटीसी का प्रावधान। जीएसटी की प्रणाली की सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी विशेषता क्या है? आईटीसी का प्रावधान है। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जब कोई व्यवसायी या जो बिजनेसमैन है अपने अंतिम उत्पाद या बिक्री पर कर चुकाता है, जब कोई व्यवसायी अपने अंतिम उत्पाद पर कर चुकाता है, तो वह उस कर की छूट प्राप्त कर सकता है जो उसने पहले ही अपने कच्चे माल पर चुकाया था। तो इसे हम कहते हैं आईटीसी की व्यवस्था। दोबारा बता दें कि जब कोई व्यवसायी अपने अंतिम उत्पाद पर कर चुकाता है, तो वह उस कर की छूट प्राप्त कर सकता है जो उसने पहले ही अपने कच्चे माल पर चुकाया था। तो आप इसे देख सकते हैं कैसे, कि जैसे कोई व्यापारी है जिसने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी, क्या 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी, और उस पे यदि उसने मान लीजिए कि 10% टैक्स चुकाया खरीदने में, तो उसने 110 में वो चीज खरीदी, क्या 110 में वो चीज खरीदी। लेकिन अब वो के व्यापारी क्या करता है, इसको आगे बेचता है, आगे कितने में बेचेगा? 150 रुपए में। कितने में? 150 रुपए में बेचेगा, और उस पे 10% टैक्स लगाएगा। 10% टैक्स कितना होगा? 15 रुपए। ठीक है? तो एक तरह से कितने का बेचेगा वो? 165 रुपए का। कितना? 165 रुपए में बेचेगा। 165 रुपए में बेचेगा तो 15 रुपए उस पर टैक्स लगाए। 15 रुपए सिर्फ टैक्स लगेगा, लगाए। तो 15 के 15 रुपए वो सरकार के अंदर जमा नहीं कराएगा। 15 रुपए वो जमा नहीं कराएगा तो फिर कितना? पहले ही वो 10 रुपए टैक्स दे चुका है। उसी वस्तु पर क्या है? पहले ही 10 रुपए दे चुका है। अब उसे 15 रुपए देने हैं, तो पहले के 10 कट जाएंगे और बाकी के बचे हुए कितने? 5 रुपए। 5 रुपए ही वो टैक्स के रूप में देगा। इसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। अब आगे वो केवल 5 रुपए का टैक्स ही चुकाएगा। तो ये आप वैसे ही उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो कर देयता की बात करें, टैक्स लायबिलिटी का सूत्र क्या होगा? शुद्ध कर देयता क्या होगा? संग्रहित कर, जो मैंने हमने बताया था, और चुकाया गया कर मतलब इनपुट टैक्स, उसको घटाने के बाद जो हमने देखा था 5 रुपए बचा था, वही टैक्स चुकाया जाएगा। शुद्ध कर देयता वही होगी। फिर बात करें इससे क्या होता है, इसके हमारी कर पर कर की जो समाप्ति होती है वो बहुत जरूरी है। कास्केडिंग इफेक्ट खत्म होता है जब किसी वस्तु या सेवा कर पर
या वस्तु या फिर सेवा कर पर पहले से दिए गए कर के ऊपर दोबारा से टैक्स लगाया जाता है, कर लगाया जाता है, तो इसे कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। अब पुरानी कर व्यवस्था में ये एक सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी। पुरानी कर व्यवस्था में क्या होती है? ये एक सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी। जीएसटी में आईटीसी की सुविधा की वजह से, जीएसटी में आईटीसी की सुविधा मिलने की वजह से ये प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जिससे अंततः क्या होता है? वस्तु की लागत कम ही होती है। उदाहरण देख लेते हैं। खरीद क्या है कि एक व्यापारी ने 100 रुपए का कच्चा माल या फिर सामान खरीदा और उस पर 18 रुपए जीएसटी चुकाया। इसको समझें हम कि एक मर व्यापारी है, तो व्यापारी ने 100 रुपए का कच्चा माल खरीदा या सामान खरीदा, उस पर 18% जीएसटी दे दिया। बिक्री की बात करें आउटपुट की, तो उसने मूल्यवर्धन करके मतलब उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उस सामान को 150 रुपए में बेच दिया और 150 रुपए पर 18% की कुल कर देयता 27 रुपए बनती है। तो हमारे आउटपुट टैक्स कितना बना? हमारे 27 रुपए। शुद्ध कर देयता की बात करें, व्यापारी ने सरकार को पूरे 27 रुपए नहीं देने, वह पहले चुकाए गए 18 रुपए का क्रेडिट प्राप्त कर लेगा। मतलब 27 रुपए बाद में देने थे, 18 रुपए वो पहले से दे चुका है, अब केवल उसे 9 रुपए ही देने हैं, तो सरकार को वास्तविक दे कितना है? 9 रुपए। अब बात करेंगे, ये तो हमने क्या है कास्केडिंग इफेक्ट और इसके बारे में इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे जीएसटी आईएन के बारे में, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की। तो अनिवार्य पंजीकरण की बात करें, रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड की बात करें, अनिवार्य पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड की बात करें, तो सामान्य राज्यों के लिए देखें तो वे व्यावसायिक संस्थान जिनका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है, वो व्यावसायिक संस्थान जिनका वार्षिक टर्नओवर कितना 40 लाख रुपए से अधिक है, उनके लिए जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आप इसे याद रखेंगे। विशेष श्रेणी की बात करें उत्तरी पूर्वी राज्य के लिए, तो इन राज्यों में व्यावसायिक संस्थानों के लिए अनिवार्य पंजीकरण हेतु वार्षिक टर्नओवर की सीमा 20 लाख रुपए तय की गई है। इसमें उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए इसकी अनिवार्य पंजीकरण की सीमा कितनी रखी गई? 20 लाख रुपए। खास बात क्या है? सामान्यतः ये हमारा 20 लाख या 40 लाख वस्तुओं की की सीमा वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं के लिए, जबकि सेवाओं के मामले में 20 लाख और 10 लाख ही है। सेवाओं के मामले में तो हमारे क्या 20 लाख 10 लाख है, जबकि हमारे क्या वस्तुओं मतलब गुड्स के आपूर्तिकर्ताओं के लिए 40 लाख 20 लाख है। अब हम देखें जीएसटीएन के आवंटन और स्वरूप की। जीएसटी नंबर की बात करें तो हमारे इसके आवंटन स्वरूप की बात करें, जीएसटी पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने के बाद करदाता को 15 अंकों का एक विशिष्ट जीएसटी नंबर जीएसटीआईएन आवंटित किया जाता है। कितना? 15 अंकों का एक विशिष्ट जीएसटी नंबर आवंटित किया जाता है। 15 अंकों की संरचना की बात करें तो पहले के 2 अंक राज्य का कोड दिखाता है। कितने अंकों का था हमारा जीएसटी नंबर? 15 अंकों का जीएसटी नंबर होता है, जिसमें शुरुआती 2 अंक क्या होते हैं? राज्य के कोड के बारे में बताते हैं। अगले 10 अंक क्या करते हैं? व्यवसाय के मालिक या फिर कंपनी के स्थायी पैन नंबर को दिखाते हैं। अगले 10 नंबर क्या बताते हैं? व्यवसाय के मालिक या फिर कंपनी के स्थायी खाता संख्या पैन नंबर को दिखाते हैं। 13वें अंक की बात करें तो एक ही राज्य में उस पैन के तहत कितने पंजीकरण किए गए हैं, उसको दिखाते हैं 13वां नंबर। 14 नंबर की बात करें तो भविष्य के उपयोग के लिए डिफ़ॉल्ट के रूप में अंग्रेजी का जेड अक्षर होता है, ये कौन-सा 14वां अंक। क्यों? क्योंकि ये पंजीकरण की संख्या हो सकती है, जैसे किसी ने 9 बिज़नेस खोल रखे उस पैन के तहत, किसी ने 10 खोल दिए, मतलब 2 अंकों में संख्या हो गई, तो दूसरा अंक कहाँ चला जाएगा? 14 नंबर पे। क्या 14वें नंबर पे चला जाएगा दूसरा अंक। और 15वें अंक की बात करें तो यह क्या है? एक चेकसम डिजिट होती है। क्या चेकसम डिजिट होती है? जो अक्षरों या अंकों में से कुछ भी हो सकती है। इसलिए होती है ताकि त्रुटि का पता लगाया जा सके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जीएसटी नंबर की अंक की संरचना। तो शुरुआती 2 नंबर है, ये क्या बताते हैं? राज्य का कोड बताते हैं। जैसे हमारे कि कर्नाटक के लिए 29 होता है तो 29 है। फिर ए, बी, सी, डी, ई और 1, 2, 3, 4, एफ, ये हमारे 10 अंक क्या होते हैं? किसी का पैन नंबर होता है। फिर 13वां नंबर क्या होता है? भई उस पैन नंबर के अंतर्गत उसने कितने व्यवसाय खोल रखे हैं, मतलब जीएसटी नंबर ले रखे हैं। तो उस पैन नंबर के अंदर तो जैसे इसने 1 ले रखा है। 14वां नंबर जेड है। यदि 1 से ज़्यादा जैसे किसी ने 10 ले रखे हैं, तो जेड हट जाएगा और उसकी जगह 0 आ जाएगा। और 5 क्या होता है? एक डिफ़ॉल्ट नंबर होता है। क्या होता है? एक चेकसम डिजिट होते हैं ताकि त्रुटि का पता लगाया जा सके। तो जीएसटी की 15 अंकीय संरचना है। जीएसटी एन की बात करें, मतलब जीएसटी नेटवर्क की बात करें। जीएसटी नेटवर्क की स्थापना 28 मार्च 2013 को, क्या 13 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत, क्या 28 मार्च 2013 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था जीएसटी नेटवर्क। गैर लाभकारी मतलब नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्य और उद्देश्य क्या था? ये भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए, वस्तु एवं सेवा कर
मतलब जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए एक साझा आईटी अवसंरचना, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। जीएसटी नेटवर्क क्या करता है? हमारे जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए हमारे आईटी साझा आईटी अवसंरचना और तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। यह पोर्टल क्या करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य जो हितधारक हैं उनको एक मंच में जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ये हमारे क्या है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, करदाता और जो अन्य हितधारक हैं उन सबको एक मंच पे जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है, मतलब ये एक तरह का पोर्टल है। बात करें शेयरधारिता स्वामित्व की, जीएसटी नेटवर्क में किस किस का शेयर कितना है। प्रारंभिक संरचना की बात करें, जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में इसमें 24%, मतलब 24.5% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की और 24.5% हिस्सेदारी राज्य सरकारों की हुआ करती थी, जबकि 51% हिस्सेदारी गैर सरकारी वित्तीय संस्थान, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास हुआ करती थी। कितनी? 51% हिस्सेदारी गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों के पास थी, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास थी। संरचना में बदलाव हुआ। बदलाव कब हुआ? हमारे जून 2022 में जीएसटीएन बोर्ड ने क्या किया? 51% निजी हिस्सेदारी को अधिग्रहित कर लिया। किसने? जीएसटीएन बोर्ड ने क्या किया? 51% जो निजी हिस्सेदारी है उसको अधिग्रहित करके इसे पूर्णतः एक सरकारी कंपनी में बदलने की मंजूरी दे दी। वर्तमान में देखें तो इसमें 100% हिस्सेदारी सरकार के पास होगी, जिससे हमारे 50% तो केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में समान रूप से बांटा जाएगा। तो ये हमारे जीएसटी नेटवर्क है। अब बात करें जीएसटी से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। निर्णयों की बात करें तो जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों की बात करें तो ये निर्णय हमारे जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब जीएसटी के मुआवजे की बात करें, जीएसटी कंपेंसेशन की बात करें और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो जीएसटी मुआवजा या फिर क्षतिपूर्ति भारतीय वित्तीय संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म और केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का, क्या हमारे फिस्कल फेडरलिज्म और हमारे केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा रहा है। प्रशासनिक और ऑडिट की बात करें, प्रशासनिक और ऑडिट मतलब राजस्व की हानि के आकलन के दृष्टिकोण से इसके गहराई से अध्ययन करना जरूरी है। किसका? जीएसटी कंपेंसेशन का। बात करें हमारे जीएसटी मुआवजे की पृष्ठभूमि और कानूनी आधार की, या जीएसटी मुआवजे की पृष्ठभूमि और उसके कानूनी आधार की बात करें तो राज्यों की चिंता क्या है, या राज्यों की उस समय चिंता क्या थी उसकी बात करें तो अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत क्या हुआ करता था? वैट या फिर बिक्री कर हुआ करता था। पहले जब हमारा जीएसटी जब लागू नहीं हुआ था तब हमारे राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत क्या हुआ करता था? बिक्री कर या फिर वैट हुआ करता था। और जीएसटी क्या है? एक गंतव्य आधारित कर है, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसलिए उत्पादक राज्य जैसे हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इनको ये डर था कि इससे उनके राजस्व में भारी गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि वो उत्पादन तो करते हैं लेकिन जीएसटी किसको मिलेगा? जहां पे उपभोग हुआ है। इससे क्या होगा? उनके उत्पादन में वो राजस्व में भारी कमी आएगी। इसी वजह से उनको एक संवैधानिक गारंटी दी गई। तो राज्यों की इस चिंता को दूर करने के लिए जीएसटी राज्यों को मुआवजा मतलब कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 पारित किया गया। इसके तहत केंद्र सरकार ने कानूनी रूप से गारंटी दी कि जीएसटी लागू होने के शुरुआती 5 वर्ष मतलब 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2022 तक राज्यों को होने वाले किसी भी राजस्व नुकसान की पूरी की पूरी भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगी। क्या करेगी? सरकार करेगी इनकी जो राजस्व नुकसान की भरपाई। फिर बात करें राजस्व की गणना कैसे की जाएगी। राजस्व गणना का गणितीय आधार की बात करें, आधार वर्ष क्या होगा? तो राजस्व हानि की गणना के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष मतलब बेस ईयर माना गया था। फिर सुरक्षित राजस्व की बात करें, प्रोटेक्टेड रेवेन्यू की, तो ये मान लिया गया है कि आधार वर्ष के बाद राज्यों के राजस्व में हर साल 14% की चक्रवृद्धि वृद्धि मतलब कंपाउंड ग्रोथ रेट से वृद्धि होगी। यदि किसी राज्य का वास्तविक जीएसटी संग्रह 14% की अनुमानित वृद्धि वाले सुरक्षित राजस्व से कम रहता है तो उस अंतर का मुआवजा माना जाएगा। तो उसे तो उस अंतर को एक तरह का मुआवजा माना जाएगा। और कैग ऑडिट के दौरान राज्यों के वास्तविक राजस्व और इसी सुरक्षित राजस्व के अंतर की सटीकता की जांच की जाती है। जब कैग की ऑडिट होती है तो इसी की जांच की जाती है। फिर हम बात करें मुआवजे का वित्त पोषण, जीएसटी कंपनसेशन सेस की बात करें तो केंद्र सरकार ये मुआवजा अपनी जेब से नहीं देती है। ये मुआवजा क्या केंद्र सरकार क्या अपनी जेब से नहीं देती है। इसके लिए जीएसटी कंपनसेशन फंड मुआवजा कोष बनाया गया है। और इस कोष में पैसा डालने के लिए 28% के उच्चतम टैक्स वाले स्लैब की जो अहितकारी और हमारे विलासिता वाली वस्तुएं होती है उन पर जीएसटी के ऊपर एक अतिरिक्त कर मतलब सेस लगाया जाता है। जिससे हमारी तंबाकू, पान मसाला, कोयला, लग्जरी गाड़ियां, उनमें क्या जो हमारा 28% टैक्स तो लगता ही लगता है जीएसटी, उनके ऊपर एक सेस और लगता है। सेस कौन सा होता है? हमारे सिन गुड टैक्स। तो बात करें ये जो सिन गुड टैक्स है इनको इकट्ठा करके हमारे क्या मुआवजे के जो फंड है
उसके अंदर डाला जाता है। जैसे कंपनसेशन फंड है, उसमें डाला जाता है। इस फंड से हमारे क्या राज्य को कंपनसेशन दिया जाता है। लेकिन विवाद हो गया, कहाँ विवाद हो गया? कोविड-19 के दौरान विवाद हो जाता है। बैक टू बैक लोन बात करें इसमें, तो संकट आ जाता है 2020-21 में। तो कोविड लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है और इसके तहत एक तरफ तो राज्यों का जीएसटी संग्रह गिर गया, जिससे मुआवजे की मांग बढ़ गई। दूसरी तरफ लग्जरी और सिंह गुड्स की बिक्री भी गिर गई, जिससे मुआवजा कोष में पैसा ही नहीं आया। केंद्र सरकार का क्या तर्क रहा? केंद्र सरकार ने इसे एक्ट ऑफ गॉड बताया। क्या होता है? केंद्र सरकार ने इसे एक्ट ऑफ गॉड बताया और एक्ट ऑफ गॉड बताते हुए कहा कि राजस्व में ये कमी जीएसटी लागू करने की वजह से नहीं हुई, बल्कि महामारी की वजह से हुई है। कि हमारे जीएसटी की वजह से इस राज्य को नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान किसकी वजह से हुआ है? महामारी की वजह से ये नुकसान हुआ है। समाधान क्या हुआ? लंबे विवाद के बाद केंद्र ने राज्य को बैक टू बैक बोरोविंग की सुविधा दी। केंद्र ने खुद बाजार से विशेष विंडो के तहत ऋण लिया। कि हमारे केंद्र ने खुद बाजार से क्या किया? विशेष विंडो के तहत ऋण लिया। तो 2020-21 में 1.1 लाख करोड़, 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ और राज्य को मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए दिया। तो इस तरह बैक टू बैक जो बोरोविंग की सुविधा हमारे केंद्र सरकार ने राज्य को दी। क्यों? क्योंकि उस समय वो कंपनसेशन नहीं दे पा रहे थे। फिर मुआवजे की अवधि के विस्तार की बात करें और वर्तमान स्थिति क्या है, मतलब 2026 में इसकी स्थिति क्या है? तो राज्य को मुआवजा मिलना बंद कर दिया गया जून 2022 में। तो राज्यों को उनके राजस्व की भरपाई के लिए जो मुआवजा मिलता था, अब अपने निर्धारित समय मतलब 30 जून 2022 को हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। राज्यों की भारी मांग के बावजूद केंद्र ने इसे 5 साल की अवधि के लिए आगे नहीं बढ़ाया। अब राज्य अपने राजस्व के लिए खुद जिम्मेदार, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। सेस की बात करें तो सेस की अवधि का विस्तार एक्सटेंडेड टू मार्च 31 मार्च 2026। तो जीएसटी मुआवजा कर था जो हमारे 28% के ऊपर लगता था, ये सेस लगाने की अवधि को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। बात करें हमारे जो सेस लगेगा इसका उपयोग की, तो अब हमारे 2022 के बाद से जो सेस इकट्ठा किया जा रहा है वह राज्य को नए मुआवजे के रूप में नहीं बांटा जाएगा, बल्कि इसका उपयोग केवल उस मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए किया जा रहा है जो कोविड काल मतलब 2020 से 2022 के दौरान राज्य को ऋण देने के लिए बाजार से उधार लिया गया था, उसके मूल और ब्याज को चुकाने के लिए उस पैसे का उपयोग किया जाएगा। ये तो हमने देख लिया किसके बारे में, हमारे जो कंपनसेशन के बारे में। अब देखेंगे हम जीएसटी ई वे बिल की बात करें, मतलब सामानों पे लगने वाला जो ई वे बिल होता है उसकी बात करें। तो ई वे बिल की अनिवार्यता और आधार की बात करें। नियम क्या कहता है? सीजीएसटी अधिनियम की धारा 68 और नियम 138 क्या कहते हैं? इसके तहत ई वे बिल का प्रावधान किया गया है। हमारे नियम 138 और धारा 168 के तहत हमारे ई वे बिल का प्रावधान किया गया है। जब भी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, क्या जब भी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, चाहे वह आपूर्ति के लिए हो या फिर किसी अन्य वजह से, उसकी कीमत निर्धारित सीमा से अधिक हो, जो माल है उसकी कीमत यदि निर्धारित सीमा से अधिक हो, तो ट्रांसपोर्टर और सप्लायर को ई वे बिल जनरेट करना अनिवार्य है। क्या है? ट्रांसपोर्टर या फिर सप्लायर को ई वे बिल जनरेट करना अनिवार्य है। बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि माल का परिवहन बिना कर चुकाए या बिना सही बिलिंग के न हो। ई-वे बिल की वैधता की बात करें, एक बार यदि ई-वे बिल जनरेट हो जाता है तो कितने दिन चलेगा? वर्तमान नियम क्या कहता है हमारी, तो 1 जनवरी 2021 से ई-वे बिल की वैधता के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जो आज भी लागू है। अब 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए ई-वे बिल 1 दिन के लिए वैध होगा। कितने? 200 किलोमीटर की दूरी के लिए जो ई-वे बिल जनरेट होगा, वो हमारे 1 दिन के लिए वैध होगा। इससे ज़्यादा दूरी होगी, तो 200 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए प्रत्येक 200 किलोमीटर या उसके हिस्से के लिए वैधता में 1 दिन जुड़ता जाएगा। यदि दूरी 350 किलोमीटर है तो उसकी वैधता 2 दिन होगी। यदि 420 किलोमीटर है तो उसकी वैधता 3 दिन होगी। बात करें अपवाद की, तो ओवर डायमेंशियल कार्गो की बात करें, ओडीसी की बात करें। यदि माल क्या है? ओवर डायमेंशियल कार्गो है, मतलब बहुत बड़े आकार का माल है जो भारी वाहनों में ही जाता है, तो उनके माध्यम से लेके जाया जा रहा है। यदि माल ओवर डायमेंशियल कार्गो के माध्यम से लेके जाया जा रहा है तो उसके लिए नियम अलग है। वहाँ 20 किलोमीटर के लिए 1 दिन की वैधता मिलती है। क्या 20 किलो क्यों? क्योंकि बड़े-बड़े जो माल होते हैं, ओवर डायमेंशन कार्गो होते हैं, ये धीरे चलते हैं। इसीलिए वो क्या 200 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करते हैं। इसलिए उनकी वैधता 20 किलोमीटर के लिए 1 दिन की रखी गई है। अब हम देखेंगे राजस्थान में ई-वे बिल की क्या सीमाएँ हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट इन राजस्थान की बात करें, तो संघीय ढांचे के तहत राज्यों को अपने भीतर माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल सीमा तय करने का अधिकार दिया गया है। राज्य खुद अब ये तय करते हैं अपने राज्य के अंदर। तो राजस्थान वाणिज्यिक कर विभाग
सीडीटी है, उन्होंने इसे 3 भागों में बाँटा है। तो राजस्थान ने क्या किया है, हमारे इसके 3 भागों में बाँटा है। पहला भाग आता है हमारा अंतर्राज्यीय आवाजाही, इंटर स्टेट आवाजाही की बात करें राजस्थान की से अन्य राज्य, तो 50,000 या फिर 50,000 ये क्या पूरे भारत में लागू राष्ट्रीय मानक है। यदि कोई माल जयपुर से दिल्ली जा रहा है, मतलब राजस्थान से बाहर जा रहा है, तो उसकी इनवॉइस वैल्यू 50,000 से अधिक है, तो उसे ई बिल बनाना अनिवार्य है। ई बिल बनाना अनिवार्य है और ये सभी राज्यों के लिए 50,000 की लिमिट रखी गई है। अंतर शहर आवाजाही की बात करें, मतलब राजस्थान के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में, तो 1 लाख रुपए से तय किया गया है। मतलब यदि माल जयपुर से जोधपुर या उदयपुर या बीकानेर भेजा जा रहा है, तो राज्य सरकार ने स्थानीय व्यापारियों को सहूलियत देते हुए इसकी सीमा केवल 1 लाख रुपए रखी है। कितनी? 1 लाख रुपए रखी है और 1 लाख रुपए पे हमारे ईवी बिल बनवाना अनिवार्य है। एक ही शहर के भीतर है, जैसे जयपुर की जयपुर में, राजस्थान के भीतर मतलब एक ही शहर के भीतर, तो इसके लिए 2 लाख की सीमा तय की गई है। तो 1 अप्रैल 2022 से राज्य सरकार ने एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को, क्या सरकार ने हमारे एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए एक ही शहर जैसे हमारे जयपुर नगर निगम की सीमा के भीतर माल परिवहन के लिए सीमा को बढ़ाकर कितना 2 लाख रुपए कर दिया गया है। बात करें 2 लाख रुपए की सीमा की, कुछ अपवाद क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे 1 तोला सोने का मूल्य भी 2 लाख रुपए हो जाता है, इसीलिए उसकी कुछ अपवाद भी है। ऑडिट और टैक्स अनुपालन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। राज्य सरकार ने 2 लाख रुपए की छूट कुछ विशेष संवेदनशील वस्तुओं पर लागू नहीं की है। क्यों? क्योंकि इनमें कर चोरी की संभावना ज्यादा होती है। जैसे तंबाकू उत्पाद और पान मसाला में ये सीमा लागू नहीं है। लकड़ी की बात करें तो वुड और टिम्बर में ये सीमा लागू नहीं है। लौह और इस्पात की बात करें तो आयरन और स्टील के अंदर ये सीमा लागू नहीं है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो इन वस्तुओं के मामले में चाहे माल शहर के भीतर हो, भीतर ही क्यों नहीं घूम रहा हो, यदि इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से अधिक है तो ई बिल बनाना जरूरी है। विभागीय ऑडिट के दौरान अक्सर इन्हीं वस्तुओं के बिना ई बिल बिल क्या विभागीय ऑडिट के दौरान जब इनकी ऑडिट की जाती है, तो इसके दौरान क्या अक्सर इन्हीं वस्तुओं के बिना ई बिल परिवहन पर भारी पेनल्टी लगाई जाती है। मतलब धारा 129 के तहत माल की जब्ती करके इन पर भारी पेनल्टी लगाई जाती है। वर्तमान परिदृश्य की बात करें, करंट पोजीशन की बात करें 2026 में, तो फास्टैग एकीकरण, तो ई वे बिल प्रणाली को पूरी तरह से वाहन पोर्टल और फास्टैग के साथ जोड़ दिया गया है। जब वो कमर्शियल वाहन किसी टोल प्लाजा से होकर गुजरता है, तो सिस्टम अपने आप ट्रैक कर लेता है इस वाहन के लिए ई वे बिल जनरेट हुआ है या नहीं। जीएसटीआर 1 की लिंकेज की बात करें, तो ई वे बिल का डेटा अब सीधे करदाता के जीएसटीआर 1 में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, जिससे बिक्री को छापना असंभव छपना जो बिक्री है उसको छिपाना लगभग असंभव हो जाता है। अब हम देखेंगे जीएसटी के बारे में, हमने बहुत कुछ देख लिया। अब जीएसटी के फायदों की बात करते हैं। जीएसटी के प्रॉफिट या लाभ की बात करें, तो जीएसटी के लाभों को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो व्यवसाय के लिए क्या लाभ है, सरकार के लिए क्या लाभ है, उपभोक्ता के लिए जीएसटी के क्या क्या फायदे हैं, तीनों के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले व्यवसाय के लिए जीएसटी के क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स फॉर बिजनेसमैन की बात करें, तो पहला फायदा आता है कर अनुपालन में आसानी, ईज ऑफ टैक्स कंप्लायंस। तो पहले व्यापारी को उत्पाद शुल्क, एक्साइज, सेवा कर, सर्विस टैक्स, वैट, मनोरंजन कर आदि तरह के अलग अलग विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे और दर्जनों तरह की रिटर्नें भरनी पड़ती थी। और अब क्या है, इन सभी को मिला करके एक जीएसटीएन नेटवर्क पोर्टल बना दिया गया है, जिसमें हमारे रिटर्न फाइलिंग और रजिस्ट्रेशन सब एक ही जगह पे ऑनलाइन हो जाते हैं। तो हमारे व्यापारी को सबसे ज्यादा आसानी हुई है। अनुपालन लागत में कमी की बात करें, रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट की, तो जब करों की संख्या कम हुई है, तो व्यापारी को अलग अलग टैक्स सलाहकार जो हमारे सीएज है, एडवोकेट्स है और सॉफ्टवेयर पर खर्चा नहीं करना पड़ता। रिकॉर्ड रखना भी काफी ज्यादा आसान हो गया है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वृद्धि की बात करें, व्यापार सुगमता में वृद्धि की बात करें, तो विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में हमारे भारत की रैंकिंग में ऐतिहासिक सुधार किया गया है। 2014 के हमारे 142वें स्थान से 63वें स्थान तक हमारे इसमें सुधार हुआ है। इसमें हमारे जीएसटी का सबसे बड़ा योगदान रहा है इसमें सुधार होने का। कर भुगतान मतलब पेइंग टैक्सेस के पैमाने पर भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। फिर बात करें एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स की बात करें, तो पहले हर राज्य का अपना वैट कानून और दरें होती थी और ये दरें क्या अलग अलग हुआ करती थी, जिससे राज्य की सीमाओं पर व्यापार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। कि राज्य की जो सीमाएं थी, तो इन सीमाओं पर व्यापार करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जीएसटी ने पूरे देश को एक समान कर दरों वाला, जीएसटी ने क्या पूरे देश को एक समान कर दरों वाला एक अखंड राष्ट्रीय बाजार मतलब यूनिफाइड नेशनल मार्केट में बदल दिया है। किसने? हमारे जीएसटी ने।
फिर निवेश के लिए स्वतंत्र प्राथमिकता की बात करें, क्या निवेश के लिए स्वतंत्र प्राथमिकता की बात करें, न्यूट्रलिटी इन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो पहले कंपनियां अपने कारखाने उन राज्यों में लगाया करती थी, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश के बद्दी या उत्तराखंड में लगाती थी जहां इन्हें टैक्स में छूट मिलती थी। तो पहले कंपनी क्या अपने कारखाने उन राज्यों में लगाती थी जहां उन्हें टैक्स में छूट मिलती थी। जीएसटी आने के बाद पूरे देश में एक टैक्स एक जैसा हो गया है। अब कंपनियां वहां निवेश करती है जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, कच्चा माल और कुशल लेबर, मतलब सड़कें, पानी और बिजली होती है, हमारी कंपनियां वहीं पे हमारे कारखाने या फैक्ट्रियां लगाती है। आप इसे याद रखेंगे। फिर बात करें लॉजिस्टिक्स और समय की बचत की, रिड्यूस्ड ट्रांजिट टाइम की बात करें, तो पहले राज्य के बॉर्डर पर चुंगी और चेक पोस्ट लगे होते थे। क्या पहले राज्य के बॉर्डर पर चुंगी और चेक पोस्ट लगे होते थे जहां ट्रकों को घंटों और दिनों तक रुकना पड़ता था। ईवी बिल और फास्टैग के आने से क्या चेक पोस्ट खत्म हो गए, जिससे माल की डिलीवरी और भी ज्यादा तेज हो गई है और ट्रांसपोर्टेशन की लागत में भी भारी गिरावट आई है। किसमें? ट्रांसपोर्टेशन की जो लागत आती है उसमें भी भारी गिरावट आई है इसके वजह से। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें, आईटीसी का निर्बाध प्रवाह, इसकी बात करें तो कच्चे माल से लेकर अंतिम बिक्री तक, या कच्चे माल से लेकर अंतिम बिक्री तक टैक्स क्रेडिट की एक निर्बाध श्रृंखला, मतलब सीमलेस फ्लो बन गई है। जिससे क्या हुआ, जिससे व्यापारी की कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल अनावश्यक रूप से टैक्स में नहीं फंसती है। जो व्यापारी होता है तो व्यापारी की कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल क्या अनावश्यक रूप से टैक्स में नहीं फंसती है। किसकी वजह से? आईटीसी की वजह से। ये तो हमने व्यापारी के लिए कौन कौन से फायदे हुए उसकी बात की। अब हम देखेंगे सरकार के लिए जीएसटी से क्या क्या फायदा हुआ है। पहला फायदा होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आर्थिक एकीकरण। तो यह केवल एक कर सुधार नहीं है, बल्कि इसने भारत के संघीय ढांचे मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को आर्थिक रूप से मजबूत किया है। जीएसटी परिषद मतलब केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच, सहकारी संघ मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बेहतरीन उदाहरण है क्या जीएसटी परिषद। कर प्रशासन का आसान बनाने की बात करें, इजियर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो पूरा सिस्टम आईटी आधारित है। किस पे? जीएसटी पे, जो क्या आईटी आधारित है। अब टैक्स अधिकारियों को फाइलों के अंबार देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या हमारे टैक्स अधिकारियों को क्या फाइलों के अंबार देखने की जरूरत नहीं पड़ती। डेटा एनालिटिक्स और एआई की मदद से सिस्टम खुद बता देता है कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। इसके माध्यम से डेटा एनालिटिक्स और एआई की मदद से सिस्टम खुद ही बता देता है कि गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है। फिर कर संग्रहण लागत में कमी की बात करें, लो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन की बात करें, तो प्रक्रिया के पूरी तरह से स्वचालित मतलब ऑटोमेटेड होने की वजह से कर वसूलने में लगने वाली जो प्रशासनिक लागत है ये काफी कम हो गई है। कर को इकट्ठा करने में जो लगने वाली प्रशासनिक लागत थी पहले लगती थी, उसके मुकाबले अब कम पैसे लगते हैं। कर राजस्व में वृद्धि की बात करें, बायोंसी इन रेवेन्यू की बात करें, तो कर का आधार मतलब टैक्स वैक्स चौड़ा हुआ है, मतलब बढ़ा है। ज्यादा व्यापारी टैक्स देने में लगे हैं। यही कारण है कि अब मासिक जीएसटी कलेक्शन लगातार 1.6 लाख करोड़ से बढ़ के 1.8 लाख करोड़ हो गया है। करोड़ के रूप स्तर के पार कर चुका है। फिर कर चोरी भ्रष्टाचार में कमी की बात करें, कार्बिंग एविएशन की बात करें, तो भ्रष्टाचार में कमी और कर चोरी की बात करें, तो ऑडिट दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा अहम है। ई इनवॉइसिंग और जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 बी इनके मिलान से फर्जी बिल बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्या? ई इनवॉइसिंग, जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 बी इन सब को सब मिलाया जाता है, इनवॉइस मैचिंग की जाती है, तो इनसे फर्जी बिल बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। डिजिटल निशान, जो हमारा डिजिटल ट्रेल है, होने से नगद लेन देन पर लगाम लगी है। तो डिजिटल निशान होने से क्या होता है, नगद लेन देन पे रोक लगी है। फिर जीडीपी और रोजगार में वृद्धि की बात करें, तो जब लॉजिस्टिक्स की लागत कम होती है, जब हमारा लॉजिस्टिक्स की लागत कम होती है तो और व्यापार आसान होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलता है। अर्थव्यवस्था के औपचारिक होने से क्या है, मेक इन इंडिया को गति मिलती है और इससे जीडीपी और रोजगार दोनों ही बढ़ते हैं। आंकड़ों की सटीकता की बात करें, डेटा एक्यूरेसी की बात करें, तो सरकार के पास हर महीने उत्पादन, खपत और व्यापार का उत्पादन, खपत और व्यापार का सटीक डेटा, रियल टाइम डेटा आता है, जिससे हमारे भविष्य की नीतियां, पॉलिसी मेकिंग बनाना आसान हो गया है। अब ये तो हमने सरकार के नजरिए से जीएसटी के फायदे देखे, अब देखेंगे उपभोक्ता के नजरिए से जीएसटी के फायदे देखेंगे। पहला फायदा आता है हमारा कास्केडिंग इफेक्ट, कर पर कर की समाप्ति। तो पुरानी व्यवस्था में फैक्ट्री से माल निकलने पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, फिर उसी एक्साइज ड्यूटी से जुड़े हुए मूल्य पर राज्य वैट लगाती थी, और इस टैक्स पर टैक्स हटने से इस प्रकार टैक्स पर टैक्स हटने से रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की वस्तुएं, उनकी अंतिम कीमत अब कम हुई है, एमआरपी से कम हुई है। करों में पारदर्शिता की बात करें, ट्रांसपेरेंसी इन टैक्सेस की बात करें,
तो पहले उपभोक्ताओं को पता ही नहीं होता था कि किस वस्तु में कितना कर छिपा हुआ है। कितना छिपा हुआ कर शामिल मतलब हिडन टैक्स लाइक एक्साइज, तो ये कर कितना छिपा हुआ है। अब बिल पे साफ-साफ लिखा होता है कि वस्तु का मूल मूल्य कितना है और उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगा हुआ है। तो ये करों में पारदर्शिता को दिखाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें, उपभोक्ता संरक्षण की बात करें, व्यापारी अब कच्चे पर्चे की बजाय व्यापारी क्या अब कच्चे पर्चे की बजाय पक्का बिल देने को मजबूर हो रहे हैं, टैक्स इनवॉइस देने को मजबूर है। जब उपभोक्ता के पास पक्का बिल होता है तो वह किसी भी धोखाधड़ी या फिर खराब वस्तु के खिलाफ उपभोक्ता न्यायालय मतलब कंज्यूमर कोर्ट में आसानी से दावा कर सकता है। इसके अलावा करों में कटौती का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए क्या करों में कटौती का लाभ क्या जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी की व्यवस्था भी की है। अब बात करें भारत में जीएसटी आसानी से लागू नहीं हुआ है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई थी, बहुत सारी चुनौतियां आई थी, उनकी बात करें। पहली चुनौती है हमारी कौन सी? राजकोषीय संघवाद पर प्रभाव, फिस्कल फेडरलिज्म पर प्रभाव की बात करें तो राज्य को अब अपने राज्य में कर की दरें तय करने की स्वायत्ता नहीं रही है। पहले क्या राज्य अपने राज्य के अंदर क्या कर की दरें तय कर सकते थे, लेकिन अब उनको ये स्वायत्ता नहीं मिल रही है। अब सभी निर्णय वह जीएसटी परिषद में सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। कई आलोचकों का ऐसा मानना है कि यह राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता का अतिक्रमण है। ये हमारे क्या राज्यों की जो वित्तीय स्वतंत्रता है उसका अतिक्रमण है। तो डिजिटल डिवाइड और तकनीकी अवसंरचना की बात करें तो जीएसटी रिटर्न और फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से कैसी है? ऑनलाइन है। कैसी है पूरी प्रक्रिया? ऑनलाइन है। मतलब किस पे है? जीएसटीएन नेटवर्क पे है ये। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के जो व्यापारी है, क्या छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के जो व्यापारी है उनके पास डिजिटल साक्षरता और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे जो छोटे व्यापारी है मतलब छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के जो व्यापारी हैं, उनके पास डिजिटल साक्षरता और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी कमी है और इसी वजह से उन्हें चार्टर अकाउंटेंट सीए पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनकी अनुपालन लागत मतलब कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ गई है। मतलब सीए को देने के पैसा देने की वजह से उनकी पैसा बर्बाद हो रहा है एक तरह से। ये कंप्लायंस कॉस्ट है, अनुपालन लागत वो बढ़ रही है। बात करें स्थानीय निकायों के लिए राजकोषीय अंतराल फिस्कल गैप की बात करें तो जीएसटी आने से नगर निगमों और पंचायतों के आय का मुख्य स्रोत यानी कि चुंगी और स्थानीय प्रवेश कर समाप्त हो गए हैं। जीएसटी आने की वजह से नगर निगम और पंचायतों का जो आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था क्या? चुंगी और जो स्थानीय प्रवेश कर, ये दो कर लगाया करते थे कौन? नगर निगम और पंचायतें। ये पूरी तरह से समाप्त हो गई है, जिसके कारण हमारे शहरी जो स्थानीय निकाय अब पूरी तरह से राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर हो गए हैं। हमारे शहरी स्थानीय निकाय हैं, ये किस पे निर्भर हो गए हैं? हमारे पूरी तरह से राज्यों के अनुदान पे निर्भर हो गए हैं। फिर मुनाफाखोरी की या प्रॉफिटियरिंग की समस्या की बात करें, मुनाफाखोरी की बात करें हम तो मुनाफाखोरी की समस्या अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब सरकार किसी वस्तु पर जीएसटी दर घटाती है तो कंपनियां वस्तु की एमआरपी कम करने की बजाय अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लेती है। कंपनी क्या करती है? अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लेती है और इसके कारण कर कटौती का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता। कर कटौती का जो लाभ होता है वो किसको? आम जनता को नहीं मिल पाता और इसे प्रतिगामी प्रभाव कहा जाता है। क्या कहते हैं? हमारा प्रतिगामी प्रभाव कहा जाता है कि जीएसटी की दरें तो कम हो गई है लेकिन इसका फायदा जनता को नहीं मिल रहा है। फिर बात करें उत्पादक राज्यों को राजस्व का नुकसान, तो यदि जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, क्योंकि हमें पता है जीएसटी क्या है? एक गंतव्य आधारित कर है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसलिए कर का पैसा उस राज्य को मिलता है जहां वस्तु की खपत होती है, वस्तु जहां बिकी है। इस वजह से महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे जो उत्पादक राज्य है, उनको अपनी पुरानी कर व्यवस्था की तुलना में राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिर हमारे इसमें भी अपवाद है। किसमें अपवाद है? कि हमारे एक देश एक कर सिद्धांत में अपवाद। तो वर्तमान में शराब, पेट्रोल, डीजल, विमानन ईंधन एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल और हमारे जो बिजली है इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। इन पर अभी भी पुराना वेट और एक्साइज ही लगता है। इनके अलावा देखिए जीएसटी की बहुत सारी दरें हैं जैसे 0, 5, 12, 18, 28, 40, यहाँ तक कि इसके ऊपर भी सेस लगता है। तो एक तरह की जटिल प्रणाली है। क्यों? क्योंकि पहले लगता था एक देश एक टैक्स, लेकिन एक टैक्स नहीं है, ये तो बहुत सारे टैक्सों की व्यवस्था है। अब चुनौती से निपटने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। ये तो मान लो कि बहुत सारी चुनौतियां भी हमने देख ली। हमने फायदे भी देख लिए, चुनौतियां भी देख ली। अब देखेंगे इन चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं। पहला आता है एंटी प्रॉफिटरी मेजर्स, मुनाफाखोरी उपाय। तो जीएसटी में कर कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण एनएए का गठन किया गया है और 1 दिसंबर 2022 से एनएए का कार्यकाल समाप्त हो गया है। और अब मुनाफाखोरी की शिकायतों की जांच का जिम्मा किसको दिया गया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई
मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया गया है। आप इसे याद रखेंगे। अब कौन देखेगा? हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा। किसको? हमारे जीएसटी में कर कटौती का लाभ किसको मिले? उपभोक्ता को मिले। इस चीज का ध्यान रखता है कौन? सीसीआई। फिर छोटे व्यवसायों के लिए प्रोत्साहन और राहत की बात करें। जो छोटे व्यवसायी हैं उनको क्या प्रोत्साहन मिले और उनकी राहत की बात करें तो इसमें छूट सीमा की बात करें तो छोटे व्यवसायियों या को राहत देने के लिए जीएसटी से छूट की सीमा को बढ़ा करके वस्तुओं के लिए 40 लाख रुपए जो हमने पहले देख लिया था पूर्वोत्तर राज्य के लिए 20 लाख रुपए कर दिया गया है। कंपोजिशन स्कीम में 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए या 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए सरलीकृत कंपोजिशन स्कीम यानी कि 1 से 6% की मामूली दर तय की गई है। राज्य के मुआवजे की बात करें तो उत्पादक राज्यों के नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या उत्पादक राज्यों के नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र ने शुरुआती 5 सालों के लिए मतलब जून 2022 तक मुआवजे का भुगतान किया है। बात करें हमारे कर चोरी को रोकने के लिए तकनीकी उपाय कौन कौन से किए गए? क्या कर चोरी को रोकने के लिए तकनीकी उपायों की बात करें जैसे हमारे ई वे बिल जनरेट किया जाता है 50,000 से अधिक के माल के अंतरराज्यीय परिवहन पर नजर रखने के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। ई चालान की बात करें ई इनवॉइसिंग की तो बड़े व्यवसायी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए बिजनेस टू बिजनेस लेन देन पर ई इनवॉइस अनिवार्य कर दिया गया है जिससे फर्जी बिलिंग लगभग असंभव हो गई है। किसमें? जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है। इस सुविधा और जागरूकता की बात करें तो सरकार के द्वारा जीएसटी सुविधा प्रदाता जीएसपी जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर और सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकार के द्वारा जीएसटी सुविधा प्रदाता और जी सुविधा केंद्र स्थापित किए गए। साथ ही हमारे करदाताओं की मदद के लिए ट्विटर मतलब एक्स और हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र मजबूत किया गया है। फिर बात करें जीएसटी का पूर्ण सरकारीकरण और सरलीकरण की बात करें तो डेटा सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए जीएसटी नेटवर्क जो पहले एक निजी कंपनी हुआ करती थी अब 100% क्या सरकारी कंपनी बना दी गई है। मतलब जिसमें 50% केंद्र और 50% हमारे राज्य की हिस्सेदारी है। साथ ही हमारे जीएसटी परिषद लगातार बैठकों के जरिए प्रक्रियाओं और कर स्लैब को सरल बनाने का काम भी कर रही है। तो हम देख लेते हैं जीएसटी परिषद के बारे में जीएसटी काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में देखें। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 279 ए में जोड़ा गया है हमारे जीएसटी काउंसिल का प्रावधान जिसके तहत राष्ट्रपति क्या करेगा? जीएसटी परिषद का गठन करेगा। कौन? राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का गठन करेगा। अनुच्छेद 269 ए अंतरराज्यीय व्यापार पर जीएसटी लगाने से संबंधित है, परिषद से संबंधित नहीं है। आप इसे याद रखेंगे। कई बार क्या है कंफ्यूजन में ये वाला आ जाता है। आप इसे याद रखेंगे। 269 ए ये क्या करता है? अंतरराज्यीय व्यापार पर आईजीएसटी लगाने से संबंधित होता है, जीएसटी परिषद से संबंधित नहीं होता है। बात करें प्रकृति की तो ये हमारे केंद्र राज्यों का एक संयुक्त संवैधानिक और संघीय मंच है, फेडरल बॉडी। आप इसे याद रखेंगे। ये हमारे केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त संवैधानिक और संघीय मंच है, फेडरल बॉडी है। फिर संरचना और पदाधिकारी की बात करें, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री होगा जो वर्तमान कौन है? निर्मला सीतारमण। पहले मंत्री कौन थे हमारे? स्वर्गीय अरुण जेटली। बात करें जीएसटी कम जो परिषद है, जीएसटी परिषद है काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? इसका मुख्यालय हमारे नई दिल्ली में होगा। सदस्य की बात करें तो केंद्र सरकार से कौन होगा? केंद्र सरकार से हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कौन होगा? तो 28 राज्यों और 3 विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, इनके वित्त या फिर कराधान मंत्री इसके सदस्य होंगे। जो वित्त कराधान मतलब फाइनेंस या फिर टैक्सेशन जो मिनिस्टर होंगे वो इनके सदस्य होंगे। ये काम कैसे करेगा? मतलब कार्य संचालन और मतदान प्रक्रिया की बात करें। कार्य संचालन और मतदान प्रक्रिया की बात करें, वोटिंग और डिसीजन मेकिंग की बात करें तो जीएसटी परिषद का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी हिस्सा है। यहाँ भारित मतदान वेटेज वोटिंग का सिद्धांत लागू होता है। बात करें वेटेज की तो मतदान का भारांक की बात करें तो केंद्र सरकार का भारांक कितना है? तो कुल डाले गए मतों का 1/3 हिस्सा मतलब लगभग 33.33% अकेले केंद्र सरकार के पास में होता है। राज्य सरकारों की बात करें तो सभी राज्यों के मतों का कुल भारांक 2/3 हिस्सा हमारे राज्यों के पास होता है। मतलब सभी राज्यों के मतों का मूल्य एक समान है, चाहे वो राज्य यूपी जैसा बड़ा हो या गोवा जैसा छोटा, सभी का हिस्सा बराबर है। फिर निर्णय पारित होने की बात करें, मेजोरिटी रिक्वायर्ड की बात करें तो परिषद का कोई भी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 मतलब 75% बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी वो निर्णय पारित माना जाएगा। निष्कर्ष क्या निकला? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि केंद्र के पास वीटो पावर है। क्यों? क्योंकि 33.33% वोट की वजह से केंद्र की सहमति के बिना 75% का आंकड़ा पार नहीं किया जा सकता।
इसी तरह केवल केंद्र अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं थोप सकता राज्यों पे, और उसे कम से कम 20 राज्यों के समर्थन की तो आवश्यकता है। और ये हमारे सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है कि केंद्र भी लागू नहीं कर सकता, तो सभी राज्य भी मिलकर लागू नहीं कर सकते केंद्र को दरकिनार करके। कोरे में गणपूर्ति की बात करें तो किसी भी बैठक को आयोजित करने के लिए कुल सदस्यों का कम से कम 50% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, तभी बैठक होगी। कुल जितने भी सदस्य हैं उनमें से कम 50% सदस्य होंगे, तभी हमारी बैठक होगी। अब बात करें जीएसटी परिषद क्या-क्या कार्य करती है, कार्यों की बात करें तो अनुच्छेद 279 एक 4 के तहत परिषद केंद्र राज्यों को बहुत सारे मामलों में सिफारिशें करती है। केंद्र राज्यों को क्या बहुत सारे मामलों में सिफारिशें करती है, जैसे पहले करों दरों के निर्धारण की बात करें, किन वस्तुओं और सेवाओं का कितना जीएसटी होना चाहिए, जैसे 0, 5, 12, 18, 28 किस पे कितना जीएसटी लगेगा, इसका डिसाइड करती है। छूट की सूची एग्जम्पशन लिस्ट की जारी करने की, तो किन वस्तुओं और सेवाओं को कर से मुक्त रखा जाएगा। टर्नओवर सीमा की बात करें थ्रेशोल्ड लिमिट की, तो पंजीकरण के लिए 20 लाख या फिर 40 लाख की टर्नओवर सीमा तय करना, ये भी हमारे जीएसटी परिषद का कार्य है। फिर आपातकाल की बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या महामारी के समय अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विशेष दरें या सेस लगाना भी इसका कार्य है। पेट्रोलियम उत्पाद की बात करें तो उस तारीख की सिफारिश करना जिस दिन हमारे पेट्रोलियम क्रूड या फिर हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड पेट्रोल या प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ पर जीएसटी लगाया जाएगा। जबकि ये सब के सब अभी तो जीएसटी से बाहर है, लेकिन परिषद ये डिसाइड करेगी कि किस दिन इन पे टैक्स लगाया जाएगा, मतलब जीएसटी लगाया जाएगा। फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करें, विवाद समाधान की, तो केंद्र राज्य या राज्य के बीच में केंद्र राज्य या फिर राज्य के बीच में उत्पन्न मतभेदों को सुलझाने के लिए एक तंत्र मतलब मैकेनिज्म स्थापित करना। अब हम देखेंगे जो जीएसटी परिषद है इसकी अनुशंसाओं की प्रकृति कैसी है। प्रकृति की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का 2022 में जो नियम आया था उसकी बात करें, जो आदेश आया था उसकी बात करें, मुकदमा था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोहित मिनरल्स, मुकदमा 2022 का, मई 2022 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय दिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ साफ किया था कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र राज्य सरकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, उनका मूल्य केवल प्रेरक है। ये याद रखना कि वो बाध्यकारी नहीं है, ना तो राज्य पे ना ही केंद्र पे। तर्क क्या था, अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 246 ए संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की समान मतलब समानांतर शक्ति देता है। इसलिए परिषद की सिफारिशें राज्यों की जो विधायी शक्तियां हैं उसको खत्म नहीं करती है। हालांकि व्यवहार में पूरे देश में एक रूपता बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य इन सिफारिशों को आम सहमति से लागू करते हैं। अब हम देखें जीएसटी परिषद की कौन-कौन सी कमियों की बात करें तो पहली कमी आती है हमारी वीटो पावर की, मतलब इसमें केंद्र सरकार का वर्चस्व है। तो निर्णय के लिए 75% बहुमत अनिवार्य होता है। लेकिन 33.33% वोट केंद्र सरकार के पास है। इस वजह से बिना उनकी सहमति के कोई भी निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। बिना केंद्र सरकार की सहमति से क्या कोई भी निर्णय पारित नहीं हो सकता। वित्तीय स्वायत्ता के ह्रास की बात करें तो राज्यों ने अपनी स्थानीय कर दरें तय करने की स्वतंत्र जो शक्ति थी वो खो दी है। वित्तीय स्वायत्ता के ह्रास की बात करें तो राज्यों ने अपनी जो स्थानीय कर दरें तय करने की जो उनकी स्वतंत्र शक्ति थी उनके पास, वो उन्हें खो दी है। ये हमारी किसकी वजह से, जीएसटी परिषद के आने की वजह से हुआ है। फिर अधूरे दायरे की बात करें, इनकम्प्लीट स्कोप की बात करें, क्या इनकम्प्लीट स्कोप की बात करें हम तो पेट्रोलियम उत्पाद, शराब, बिजली जैसे जो हमारी महत्वपूर्ण वस्तुएं अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई है। जो हमारे कौन कौन से पेट्रोलियम उत्पाद, शराब और बिजली जैसी जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उनको भी अभी जीएसटी परिषद के दायरे से बाहर रखा गया, जबकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिफारिशें बाध्यकारी नहीं, हमने देखा था अभी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था मोहित मिनरल केस में। उसके अनुसार परिषद की सिफारिशें राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। जो परिषद की सिफारिशें ये क्या है राज्यों पर कानूनी रूप से किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी कमी है। फिर विवाद समाधान का तंत्र के अभाव की बात करें, यदि कोई विवाद हो जाए राज्यों के बीच में या फिर केंद्र राज्य के बीच में, यदि कोई ऐसा विवाद हो जाए तो उसके समाधान तंत्र के अभाव की बात करें तो विवादों को सुलझाने वाले तंत्र, क्या विवादों को सुलझाने वाले तंत्र मतलब जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना में बहुत देरी हुई है। मतलब इसके जो प्रावधान है उसमें बहुत ज्यादा देरी की गई है। तो राजनीतिक टकराव की बात करें, इसकी राजनीतिक टकराव की बात करें तो विभिन्न हमारे राजनीतिक दलों के द्वारा क्या अलग अलग जो हमारे राजनीतिक दल है उन राजनीतिक दलों के द्वारा शासित राज्यों के बीच में आर्थिक मुद्दों पर जो आर्थिक मुद्दे हैं उन पर आम सहमति मतलब कंसेंसस बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह से आज एक लेक्चर के जरिए हमें जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स
और जीएसटी काउंसिल, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की, जिसमें हमने जो बहुत सारी दरें हैं जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, 40% और उसके ऊपर भी एक सेस और लगता है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।